नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं परिसीमन आयोग को लेकर। जिस तरह से परिसीमन आयोग की रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो चुकी है, लेकिन परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को लेकर अब विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू में सर्वदलीय संयुक्त मोर्चा रिपोर्ट पर बैठक कर रहा है। आयोग पर मौलिक सिद्धांतों और मानदंडों की उपेक्षा का आरोप भी लगाया जा रहा है, यानी कि एक तरफ जहां पर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को इग्नोर करने किया और साथ ही साथ एक क्राइटेरिया जिस पर जो है ये रिपोर्ट जो है पूरी बननी चाहिए थी, ये आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम विपक्षी नेताओं की तरफ से। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से अब रिएक्शन जो है ये आना शुरू हो चुके हैं और परिसीमन आयोग की इस रिपोर्ट को लेकर अब विपक्ष जो है वो अब एक साथ मिलकर अपनी बात जो है वो उठा रहा है। और जिस तरह से आज सर्वदलीय संयुक्त मोर्चा जो है वो आज इस रिपोर्ट पर भी बैठक कर रहा है। अब देखना ही होगा कि आखिर किस तरह से क्या कुछ चीजें जो है वो अब निकलकर सामने आती हैं, क्या कुछ बातें जो है वो अब विपक्ष भी यहां पर रखता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सर्वदलीय संयुक्त मोर्चा जो है वो यहां पर आज एक बड़ी बैठक जो है वो कर रहा है जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चाएं हो सकती हैं। और इसी के साथ साथ जहां पर कमीशन की अगर हम बात करते हैं, यानी कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है इस पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है यानी कि मौलिक सिद्धांत जो हैं उन्हें जो है यहाँ पर इग्नोर किया गया है, उसके बाद जो एक क्राइटेरिया होना चाहिए था उसे इग्नोर किया गया है। इस तरह की बातें भी जो है वो अब आरोप प्रत्यारोप में देखने को मिल रही हैं। लेकिन आज जिस तरह से ये बैठक रखी गई है इसमें क्या कुछ जो चर्चाएं हैं ये हो सकती है, इसी पर तमाम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार ज्वाइन किए हुए हैं। तो विनोद जी, जहां पर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और आज सर्वदलीय संयुक्त मोर्चा इस रिपोर्ट पर बैठक भी कर रहा है, तो क्या लगता है क्या कुछ खास मुद्दे जो हैं वो आज होने वाले हैं इस रिपोर्ट को लेकर जिस पर आज जो ये चर्चा है ये हो रही है? चेतना 1 पॉइंट एजेंडा है। डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी फाइनल रिकमेंडेशन सौंप दी हैं। उस रिकमेंडेशन को लेकर के विपक्ष में नाराजगी है। विपक्ष पहले भी नाराज था जब ड्राफ्ट रूल आया था और अब जब पूरी रिकमेंडेशन आ गई है विपक्ष अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा है और किस तरीके से यूनाइट होकर के विपक्ष अगली स्ट्रेटेजी बनाएगा, अगली रणनीति बनाएगा, इस पर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा इस मीटिंग में कोई और एजेंडा नहीं है। बिल्कुल विनोद जी, लेकिन नाराजगी तो इन्होंने जो है अपनी व्यक्त की है, लेकिन नाराजगी का आखिर असर जो है वो क्या हो सकता है? जिस तरह से ये बैठक तो हो रही है, जिन भी मुद्दों पर आज चर्चाएं होंगी इस रिपोर्ट के मद्देनजर ही चर्चा होने वाली है, लेकिन जो भी निराशा है या जो भी इनकी तरफ से जो भी बातें जो है वो बताई जा रही है, क्या लगता है कोई बदलाव हो सकता है? चेतना ये आधार है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो गैर वाजपेयी संगठन है उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। चेतना गुप्ता अलायंस में कांग्रेस उसमें शामिल नहीं थी। कांग्रेस शामिल नहीं होने का कारण यही था कि कांग्रेस को ये सूट नहीं करता था पीएजीडी, क्योंकि उनकी देश भर में राजनीति की जो सोच है, रणनीति है वो अलग है। इसलिए इस नए सिरे से नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी शामिल किया गया है, सीपीआईएम को भी शामिल किया गया है। तो बड़ी सारी सियासी जमातें जो लोग किया गया ताकि आने वाले दिनों में भाजपा की जो स्ट्रेटेजी है, भाजपा की जो रणनीति है उसको कैसे रोका जाए, यानी सभी विपक्षी दल यूनाइट हो जाए, ये उसका आज से आगाज हुआ है। जी, यानी कि जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से एकजुट होती हुई नजर आई थी, जो भी भाजपा की तरफ से जो रणनीतियां जो है सामने लाई गई थी, लेकिन अब एक बार फिर वो एकजुटता जो है वो नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। पीएजीडी बना था, फिर उसके बाद डीडीसी के इलेक्शन हुए। डीडीसी में ये कहा गया था कि सब पीएजीडी मिलकर के एक कैंडिडेट उतारेंगे, साझा कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन वहां पर भी शैडो कैंडिडेट उतारेंगे जिससे पीएजीडी को नुकसान हुआ। लेकिन अब ये नए सिरे से प्रयास किया जा रहा है जिसमें रविंद्र शर्मा जो चीफ स्पोक्स पर्सन है, पेशे से एडवोकेट है, वो इसकी रहनुमाई कर रहे हैं और सभी बाकी सियासी जो दल हैं वो मिलकर के एक रणनीति इख्तियार करेंगे कि आखिरकार जो भाजपा दावे कर रही है कि उनका रथ जीत की तरफ बढ़ रहा है उस रथ को कैसे रोका जाए।
जी चलिए विनोद जी, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आज एक बार फिर जो है ये बैठक जो है वो रखी गई है, लेकिन देखना ही होगा कि आखिर क्या कुछ चीजें जो है इस बैठक की ओर से निकलकर सामने आती हैं। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे और रुक करते हैं राजौरी की ओर। राजौरी में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना लगवाने वालों की शामत आई है। राजौरी में ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है और वहीं पर डेडलाइन खत्म होने से पहले लोगों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। यातायात के बाकी नियमों का उल्लंघन भी उन पर भारी पड़ता हुआ जो है ये नजर आ रहा है। यानी कि ट्रैफिक पुलिस की अगर बात करें तो एक बार फिर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। जो भी लोग यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर इस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, बड़ी कार्रवाई जो है उन पर की जा रही है। और जिला राजौरी में भी अब ट्रैफिक पुलिस जो है ये सतर्क जो है वो नजर आ रही है और एक बड़ा अभियान भी शुरू किया गया है। जिन लोगों ने अभी तक अपनी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है उन पर ये नकेल कसी जा रही है और उन पर ये ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के बाद जो जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई जो है उन पर की जा रही है। इससे पहले भी कई बार ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, लोगों को ये ऑर्डर जो है ये बताने की कोशिश की गई है कि जल्द से जल्द आप अपनी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा लें। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी गाड़ियों में ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो है ये नहीं लगाई है। और जिस तरह से 15 मई तक का वक्त जो है वो भी बताया गया था कि 15 मई तक का वक्त जो है लोगों को दिया गया है। इससे पहले भी कई सारी डेडलाइंस जो है वो दी गई, लेकिन उन डेडलाइंस को भी एक्सटेंड किया गया और लोगों को यह हिदायत दी गई कि जल्द से जल्द आप अपनी नंबर प्लेट जो हैं वो वहां पर चेंज करवा लें और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो है वो वहां पर जो है अपनी फिट करवा लें। लेकिन अभी तक भी उस पर कुछ लोगों ने अमल नहीं किया और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस जो है वो अब सतर्क नजर आ रही है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, हाँ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। जमशीद, हमें बताइएगा कि ट्रैफिक पुलिस की आज किस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है जिला राजौरी में। बिल्कुल, अगर ये बताएं कि राजौरी में ट्रैफिक पुलिस पिछले कुछ दिनों से काफी हरकत में नजर आ रही है, जहां जगह जगह पे नाके लगाए जा रहे हैं और उन लोगों के खिलाफ चालान किए जा रहे हैं जो वायलेशन करके नजर आते हैं। किस तरह के वायलेशन आज हमारे साथ डीजीआई है, इससे जानेंगे कि किस तरह के लोगों के खिलाफ ये ज्यादा कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या कौन से लोगों के खिलाफ आज ज्यादा कार्रवाई की जा रही है? आज जो हमारा मेन फोकस था वो था हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की गाड़ी। बाकी गाड़ियों को भी हमने चालान किए हैं जो वायलेशन कर रहे थे, जिस तरह सीट बेल्ट जो कोई नहीं पहनता, हेलमेट है या ओवर कोडिंग है। लेकिन ज्यादा हमारा जो फोकस था एज पर डायरेक्ट जो हमें सीनियर से मिली थी उसमें हमने ज्यादा टारगेट किया हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ी। इसमें हमने काफी गाड़ियां सीज भी की है और इसमें फाइन भी किए हैं, कोर्ट चालान भी किए। इसका जो फाइन है वो कम से कम है 2000 हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाला फर्स्ट ऑफेंस। अगर कोई दोबारा से वो ऑफेंस करता है तो उसमें या तो गाड़ी सीज होगी या फिर 5000 से उसका फाइन। सर, इसके अलावा अगर देखा जाए जितना आज हाई सिक्योरिटी प्लेट के लिए ज्यादा चलान किए जाते हैं, सीट बेल्ट हो या फाइनल देखे गाड़ी के साथ उनको चलान किया गया या और लोगों को जो वायलेशन कर रहे हैं उसके खिलाफ ये कार्रवाई कि आज ही रहेगी, आगे भी लगातार चलती रही। मैंने इंशाल्लाह जो वायलेशन करेगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई चलती भी रही है और चलेगी। लेकिन फिर भी मैं आपके अपने जो हमारे ग्रुप की जिनमें गाड़ियां दी हुई है और उनमें अपनी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो है वो तब्दील की गई, उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके अपनी गाड़ियों को जल्द से जल्द जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है वो इंस्टॉल कर लें, क्योंकि इसमें फाइन जो है वो बहुत ज्यादा है। जब 2000 बंदा एक आदमी फाइन देता है तो दुख तो बड़ा होता है। कुछ ये महसूस होता है कि शायद ट्रैफिक वाले हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में तो हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो इसलिए मेहरबानी करके अपनी गाड़ी को। जमशेद, आप इनसे एक और सवाल पूछिएगा कि जिस तरह से 15 मई तक का आखिरी वक्त बताया गया है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स इंस्टॉल करवाने का, तो अगर उसके बावजूद भी लोगों ने अपनी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स इंस्टॉल नहीं करवाई तो उसके बाद ट्रैफिक पुलिस किस तरह की कार्रवाई करेगा उन लोगों पर? ठीक है, जितना 15 मई तक आपको एक डेडलाइन दी गई है कि हाई सिक्योरिटी प्लेट वालों के लिए लगाना जरूरी है। 15 मई के बाद इस ट्रक को गाड़ी आपको लगाती है उसके खिलाफ इस ट्रक का कार्रवाई की है। ये इससे हम जो भी गाड़ी रोकते हैं उसमें अवेयर भी लोगों को करते हैं। मैक्सिमम लोगों को पता भी चल गया है। इसमें डेडलाइन दे दी गई है कि भाई साहब के हाई कोर्ट के नंबर प्लेट को इंस्टॉल कर दो। अब अगर इसमें कोई वो जो डायरेक्शन है वो नहीं फॉलो करेगा तो उसमें जाहिर की बात है वो गाड़ियां भी सीज हो जाएंगी या ब्लैक लिस्ट में। फिर जितना कुछ फायर की गाड़ियां यहाँ चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर या जिनके पास हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं है उनके खिलाफ आज से जो कार्रवाई की गई कुछ गाड़ियां आज यहाँ पकड़ी उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई। जो गाड़ियां तो रजिस्टर्ड है दोनों के नाम पे बाहर वाली तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है उनको तो आप चलो चेक करके छोड़ देते हैं,
जिन गाड़ियों को आईएसओडी नंबर प्लेट नहीं है उनको हम चला नहीं करते। तो नेक्स्ट टाइम अगर वो इस आईएसओडी नंबर प्लेट नहीं लगाते तो उनको सीज भी किया जाए। चेतना, बिल्कुल आप देख सकते होंगे कि आज किस तरह ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और ये मंदिर में आपको जो दिखा रहा हूँ कि मंदिर बिल्कुल शहर के बीचों बीच पंजाब चौक का बीच है, जहाँ पे आज सुबह से ही पुलिस की तरफ से नाका लगाया गया, जहाँ सख्त कार्रवाई आज सुबह से ही देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से हमने सुना कि हमारे संवाददाता जमशेद मलिक जो है हमें ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे थे कि किस तरह से राजौरी में पूरी तरह से वहां पर कोशिश की जा रही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक जो है वो किया जा सके। और लोगों को ये अभी भी हिदायत दी जा रही है कि डेडलाइन को अभी भी वक्त है और जल्द से जल्द अपनी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स जो है वो इंस्टॉल करवा दी जाए, ताकि जो भी लोगों ने अभी तक अपनी गाड़ियों में ये सिक्योरिटी प्लेट जो है ये अभी तक इंस्टॉल नहीं करवाई है तो जल्द से जल्द जो है वो अपनी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट इंस्टॉल करा ले, ताकि डेडलाइन के बाद इनकी गाड़ियां जो हैं वो सीज होने से बच सके। तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे और बात करते हैं जिला कठुआ की। जिला कठुआ में चोरों के हौसले किस तरह से बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, इसका एक और वाकया जो है वो पेश आया है। और कठुआ जिले में चोर जो है वो अब खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। पेट्रोल पंप पर खड़ा रेत से लदा डंपर ही चोर उड़ा ले गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई कालीबड़ी में चोरों की ये करतूत। तड़के 3 बजे चोरों ने डंपर सहित लखनपुर टोल प्लाजा क्रॉस किया है, यानी कि जो भी ये वारदात चोरों की तरफ से यहाँ पर अंजाम देने की कोशिश की गई है वो सारी की सारी वारदात जो है ये सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। और ये मामला जो है जिला कठुआ से सामने आया है, जहां पर पेट्रोल पंप पर एक रेत से लदा डंपर जो है वो यहां से चोर उड़ा ले गए हैं। और उसके बाद जैसे ही पुलिस तक ये बात पहुंची है तो इस पर इन्वेस्टिगेशन की गई है, पूरी तरह से जांच पड़ताल जो है वो की गई। और उसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो वहां से ये पता लगाया गया है कि वहां पर एक पेट्रोल पंप पर एक रेत से लदा हुआ ट्रक जो है वो वहां पर खड़ा था, जिसे वहां पर लोगों की जो नजरों के सामने से ही चोर जो है उस ट्रक को उड़ा ले गए। और उसके बाद क्या कुछ अब ज्यादा जानकारी है, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज में जो चीजें सामने आई हैं उसके बाद किस तरह से पुलिस जो है वो अब काम कर रही है। और इसी के साथ जहां पर इस सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो इसमें ये भी जो है साफ तौर पर नजर आया है कि सुबह के 3 बजे के करीब चोर जो हैं ये लखनपुर टोल प्लाजा से उन्होंने इस डंपर को लेकर जो है वो यहां से ये टोल प्लाजा क्रॉस किया है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत सिंह इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। सरबजीत, हमें बताइएगा कि जिस तरह से चोरों के हौसले यहाँ पर बुलंद नजर आ रहे हैं और किस तरह से एक लोगों के अगर हम बात करते हैं तो पेट्रोल पंप पर उस वक्त वहां के जो लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये चोरी को जो अंजाम दिया गया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? जी बिल्कुल चेतना, जिस तरह आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त है कि चोरों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। आपने देखा किस तरह से रात को भी कालीबड़ी जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पेट्रोल पंप है वहां से एक डंपर देर रात यहां पर चोरी हो गया है। आपको बता दें कि कार सवार कुछ लोग यहां पर पहुंचते हैं और देखते ही देखते इस डंपर को यहां से चोरी कर भाग जाते हैं। आपको बता दें कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग की घटना है, कालीबड़ी पेट्रोल पंप की घटना है और चोरों को यह भी पता था कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जो है वो भी इंस्टॉल है। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि साफ तौर पर किस तरह से यहाँ पर आकर इस चोरी की बड़ी वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। हमने ये भी देखा कि कठुआ जिला में पहले भी चोरी की वारदातों में एकाएक इजाफा यहाँ पर हुआ था। हमने ये भी देखा कि हीरानगर सब डिवीजन के अंदर किस तरह से डकैती को अंजाम दिया गया एक सुनार की दुकान पर। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को वहां पर पकड़ लिया, लेकिन अभी तक भी 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और जो भी लूट का सामान है पुलिस अभी तक वो भी बरामद नहीं कर पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को एक नया चैलेंज जो है वो चोरों की ओर से दिया जा रहा है। रात को भी यहाँ पर चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया और डंपर यहाँ से चोरी कर ये चोर यहाँ से भागे हैं। बिल्कुल सरबजीत, लेकिन जिस तरह से ये पूरा वाकया जो है ये सीसीटीवी फुटेज जो है उसकी वो भी सामने आई है, सीसीटीवी में कैद हुआ है, तो अब क्या कुछ कहना है पुलिस का कि आखिर कितना वक्त जो है वो लग सकता है कि इन चोरों की गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है? जी बिल्कुल, इस पूरी घटना की जानकारी जो है वो सुबह पुलिस को दी गई जब इस गाड़ी के जो ऑनर हैं, जो चालक हैं, वो यहाँ पर पहुंचते हैं और ये पाते हैं कि गाड़ी तो यहाँ से मिसिंग है। उसके बाद जब सीसीटीवी कैमरा जो है वो देखे गए तो रात को ये पता चला कि रात को देर रात 2 बजे के करीब चोर जहां से आकर इस गाड़ी को उठा के ले जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो पुलिस को सूचित किया जाता है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और जब पूरी मामले की छानबीन जो की जाती है तो ये पता चलता है कि ये गाड़ी जो है ये लखनपुर टोल प्लाजा क्रॉस हुई है, क्योंकि फास्टैग गाड़ी पे लगा हुआ था। उसका मैसेज आया है कि रात को करीब 2:30 बजे ये गाड़ी लखनपुर टोल प्लाजा क्रॉस हुई है। तो ये माना जा रहा है कि ये गाड़ी जो है ये पड़ोसी राज्य पंजाब की ओर चली गई है और ये गाड़ी
जो आरोपी हैं ये भी इसी बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो कार सवार जो चोर यहाँ पर पहुंचे हुए थे ये भी पड़ोसी राज्य पंजाब के ही हैं, जो यहाँ से पूरी घटना को अंजाम देने के बाद बड़ी आसानी से यहाँ से भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक आम लोगों में एक भय का माहौल जो है वो उत्पन्न हो गया है कि आखिर कैसे जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह की चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है, वो भी तब जब कालीबड़ी जो है बिल्कुल समीप है और वहां पर पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी जो है वो तैनात रहती है। ऐसे में बड़े प्रश्न जो ये हैं कि लगातार जिस तरह से चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है, तो ऐसे इन चोरों पर किस तरह से नकेल कस पाई कि आने वाला समय जो है वही देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि इंटरस्टेट स्मगलर है। पहले भी हमने देखा जो हीरानगर में जो इंसिडेंट हुआ वहां पर भी ये पाया गया कि पंजाब से लोग आकर यहाँ पर इस तरह डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। तो आज की जिस तरह से देर रात की घटना है, तो जब जो मैसेज जो आया है लखनपुर से कि जो गाड़ी जो है फास्टैग से लखनपुर टोल प्लाजा क्रॉस हुई है, तो इसमें यही अंदेशा लगाया जा सकता है कि ये गाड़ी को भी वो लोग पंजाब ले गए हैं। बिल्कुल। चलिए सरबजीत, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से चोरों के ये हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सतर्कता जो है वो पुलिस की तरफ से भी बरती जाए, लेकिन जो समाज में जो लोग हैं उनको भी सतर्क रहना होगा ताकि इस तरह की वारदातों को अंजाम देने के लिए जिस तरह से अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं उसमें जो है जरूर कमी आ सके। तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे और बात करते हैं सरकारी स्कूलों को लेकर कि किस तरह से बेसिक सुविधाओं की अगर हम बात करें तो उसकी भी कमी नजर आती है। और इसी तरह से रियासी की अगर बात करें तो वहां पर भी इसी तरह की एक मिसाल जो है वो अब सामने आई है। रियासी के भारत में स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में स्टाफ की भारी कमी है और टीचरों की कमी अभी तक शिक्षा विभाग इस स्कूल में दूर नहीं कर पाया है। सड़क किनारे चल रहे इस स्कूल की बाउंड्री का भी अभी तक निर्माण नहीं हो पाया। तो यानी कि आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की खस्ता हालत में रियासी के भारत में स्थित ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इस वक्त होगा। और टीचर्स की कमी है, बच्चे जो यहाँ पर स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें भी किस तरह की परेशानी जो है वो ये उठानी पड़ती होगी। और इसी के साथ जहां पर सरकारी स्कूलों में हर एक तरह की सुविधा देने की बात सरकार करती है, उस दावों की जो है यहाँ पर उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है यहाँ पर उठता हुआ नजर आता है। और रियासी के स्कूल की अगर हम बात करें तो जिस तरह से स्टाफ की कमी है और उसके बाद क्या कुछ यहाँ पर जो है काम किया जा रहा है उसी पर तमाम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव कुमार इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। संजीव, हमें बताइएगा कि जिस तरह से रियासी का ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो है जहां पर अभी तक कुछ ऐसी बेसिक फैसिलिटीज हैं जो नहीं पहुंचाई गई हैं, खासतौर पर स्टाफ जो है वो भी अब तक यहां पर नहीं है, क्या कुछ कहा जाता है यहां पर शिक्षा विभाग की तरफ से? जी मैम, ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पार्क है। अगर जहां की बात की जाए, जिस तरह से जहां पे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और इसकी जो बाउंड्री बाहर नहीं है, उसके साथ बच्चे जो बाहर सड़क में घूमते रहते हैं, आप जिस तरह से देखते हैं कि आए दिन कितने जो हादसे घटित होते हैं, पर इसी को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से हमने भी डिपार्टमेंट के साथ बात करने की कोशिश की, उनका भी यही कहना है कि हमें इसका जो काम है वो रखा हुआ है, पर काफी लंबे समय से ये काम रखा हुआ है, अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसमें कोई भी जो घटना है वो घटित हो सकती है। बिल्कुल संजीव, लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है जो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं? स्टाफ यहाँ पर नहीं है, स्कूल की बाउंड्री वॉल यहाँ पर नहीं है, तो उनकी तरफ से क्या कभी सवाल उठाया गया? जी मैम, अगर बात करें इनके पेरेंट्स की तो वो उनका भी यही कहना है कि हम स्कूल में बच्चे डालते हैं, पर आजकल आप जिस तरह से देख रहे हैं कि जो ज्यादातर लोग हैं वो अपना जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ उनका रुख कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकारी स्कूलों में फैसिलिटी होनी चाहिए थी वो अच्छी तरह से प्रोवाइड नहीं हो रही है। इस तरह से वो बच्चे अपने जो प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं। पर इसमें देखना यह है कि अगर प्रशासन कोई अच्छी तरह अच्छे कोई कदम उठाता है तो बच्चे जरूर सरकारी स्कूल में जाने का रुख करेंगे। बिल्कुल, लेकिन क्या अधिकारियों की तरफ से या प्रशासन की तरफ से या शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें, उनकी तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है कि आखिर कितना वक्त लग सकता है यहाँ पर स्टाफ की कमी को दूर करने में? जी मैम, अगर अभी की बात करें तो जहां पे बार बार आश्वासन दिया गया था पहले, पर अभी की बात करें तो अब ये आश्वासन मिला है कि जल्द ही इसकी जो बाउंड्री वार है वो लगाई जाएगी और भी काफी जो बिल्डिंग है हाई सेकेंडरी स्कूल की वो जल्द ही इसका निर्माण किया जाएगा। जी चलिए संजीव, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने सुना कि क्या कुछ जो है कहा गया है कि किस तरह से स्कूलों में यहाँ पर स्टाफ की कमी है और उसी के साथ साथ बाकी जो फैसिलिटीज है उनकी कमी जो है वो भी यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर और कितना वक्त जो है लग सकता है कि आगे आने वाले समय में स्कूल में तमाम सुविधाएं जो है वो दी जा सके। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे और डीपीसी ना होने सहित अभी
अभी तक अन्य मांगों पर भी सरकार द्वारा गौर न किए जाने पर जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फेडरेशन की ओर से 12 मई को जम्मू में बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें तमाम जिलों के मुलाजिम भाग लेने जा रहे हैं। फेडरेशन के सदस्य प्रफुल्ल सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस धरने के बाद भी अगर सरकार न मानी तो उसके बाद पैदा होने वाली टकराव की स्थिति के लिए वो ही जिम्मेदार होगी। फेडरेशन की तरफ से जम्मू चलो की जो कॉल है 12 मई को पूरे जम्मू प्रोविंस से हमारे एम्प्लॉय यहाँ पे पहुंच रहे हैं। एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है। उसका मेन कारण जो है, पिछले लंबे समय से हमारी डीपीसी जो पेंडिंग है, पिछले 5 साल से ये पेंडिंग है। बार बार हमारी बात प्रशासन से हुई, एडमिनिस्ट्रेशन से हुई, हमें आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक 5 साल में हमारी डीपीसी नहीं हुई। जो कि रूल है कि जीएडी का एक रूल है कि हर 6 महीने में डीपीसी होनी चाहिए और 5 साल में डीपीसी नहीं हुई। तो इन सभी मुद्दों को लेकर आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और मेन जो 12 तारीख को हमने यहाँ पे जो धरना रखा है, मैं सभी एम्प्लॉइज को आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पे 12 तारीख को पहुंचे और उस प्रोग्राम को कामयाब करें। और उस प्रोग्राम में हम अगला प्रोग्राम जो देंगे, अगर फिर भी हमारी बात किसी ने नहीं मानी, उसके बाद अगर टकराव की कोई स्थिति गवर्नमेंट के साथ बनती है तो उसकी जिम्मेवार जो है वो गवर्नमेंट होगी। प्रमोशन जम्मू के जनरल बस स्टैंड की इमारत की अनदेखी को लेकर स्थानीय दुकानदारों में भारी रोष है। इन लोगों का आरोप है कि जेडीए पुरानी बस स्टैंड की इमारत की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इन लोगों के मुताबिक इमारत के रखरखाव के साथ साथ जेडीए यात्रियों की सुविधा के लिए भी कुछ नहीं कर रहा है। यात्रियों के बैठने के लिए लगाए गए बेंच भी टूट चुके हैं और बस स्टैंड में लगे सभी पंखे और वाटर कूलर भी बंद पड़े हैं, जिसके कारण इस भीषण गर्मी में यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, दुकानदारों का आरोप था कि जेडीए ने 10 वर्ष पूर्व बस स्टैंड की इमारत की रेनोवेशन की थी और इसका रखरखाव नहीं हो पाया, जिससे ये इमारत खस्ता हालत में है। मैं आपके माध्यम से लोगों को और गवर्नमेंट को ये बता देना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट को भी, क्योंकि ये बिल्डिंग 1970-71 में बनी थी, तब से ये बिल्डिंग चल रही है और इसकी देखरेख सही ढंग से नहीं हो रही है। जैसे हम अपने मकान बनाते हैं, उसकी देखरेख हर साल सफेदी पेंट करवाते हैं, सफाई करते हैं, इधर सफाई की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और गंद के ढेर लगे हुए हैं। म्यूनसिपलिटी वालों ने जैसे वो काम शुरू किया हुआ है, छोटे ऑटो लगाया हुआ है, वो रोज़ की रोज़ वो सफाई करते हैं और कूड़ा इकट्ठा करके ले जाते हैं। इधर क्या करते हैं, सुलभ वाले सारा कूड़ा इकट्ठा करके उधर एक साइड पर डंप लगा देते हैं और उसको आग लगाते हैं। वो पूरे बस स्टैंड में उसकी बदबू फैलती है और धुआं फैलता है और लोग बैठने की बजाय भाग जाते हैं। और मैं गवर्नमेंट के आगे ये अपील करना चाहूँगा, जिस तरीके से म्यूनसिपलिटी ने ऑटो लगाए हुए हैं, इधर भी ऑटो लगाए और जाना जो सफाई हो ऑटो में डालकर जाना, वो उसको ले जाए कूड़े को उठा के, और ताकि साफ सफाई भी रहे। जम्मू जब से स्मार्ट सिटी घोषित हुई है, बस स्टैंड की स्थिति तो स्मार्ट के बजाय बदतर ही हो गई है। ये बिल्डिंग हमने कहा था इसको थोड़ा सा वाइट बाय से करवा दो, रिपेयर करवा दो, वो भी नहीं हुआ। अभी तक वैसे आज से 10 साल पहले जो इसकी वाइट बाइस हुई थी वही चल रही है। गंद पड़ा हुआ है, हर जगह जगह गंद है, सफाई व्यवस्था है नहीं। आप खुद देख सकते हो कितना गंद पड़ा हुआ है। बैठने की व्यवस्था बिल्कुल टोटली ख़त्म है। यहाँ पे जो पुराने बेंच लगे थे वो वही के वैसे हैं, टूटे हुए बेंच हैं। उसके बाद अब गर्मी का मौसम है तो कम से कम पंखे तो चलने चाहिए। ये देखो पंखे ये बंद हैं, सर्दियों में चल पड़ते हैं, गर्मियों में ये बंद रहते हैं। ऐसे पंखे हैं यहाँ पे। जो डिपार्टमेंट वाले पता नहीं क्या करते हैं, पंखे चलाते नहीं हैं। कभी कभार चला देते हैं, नहीं तो मैक्सिमम बंद ही रहते हैं। यहाँ पे देखिए आपको जो ये फैन लगे हुए हैं, जो वहाँ पे फ्रिज लगा हुआ है पानी वाला, वो पानी ठंडा नहीं कर रहा है। वो बेंच टूटे हुए हैं, देख सकते हैं आप। गंदगी कितनी है यहाँ पे, देख सकते हैं। फैन जो ये हैं ये काम नहीं कर रहे हैं। जम्मू नगर निगम द्वारा जम्मू शहर के तमाम वार्डों को रोशनी से जगमग करने के बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हैं। निगम के इन दावों की पोल खोल रहे हैं जम्मू के वार्ड नंबर 41 पाटा बोरी के लोग। इन लोगों का आरोप है कि जम्मू नगर निगम ने क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट्स के खंभे तो खड़े किए हैं, लेकिन इन पर लगी लाइटें रात को बंद रहती हैं, जिससे सूरज ढलते ही पूरा वार्ड अंधेरे में डूब जाता है। इन लोगों के मुताबिक एक तरफ जम्मू नगर निगम जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे कर रहा है, वहीं दूसरी ओर स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत नहीं की जा रही है। और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट
काफ़ी देर से खराब पड़ी है और यहाँ पे आने जाने वालों को इतनी प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट हो रहे हैं और यहाँ पे दुकानदार परेशान है, हर बंदा परेशान है, बच्चे परेशान है। रात को यहाँ से निकलना इतना मुश्किल है कि कोई साहब ही कोई नहीं है। और ये इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि आप स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये करेंगे। आप हालत देखो इस चौक की, इतनी यहाँ पे स्मेल है। नाले की हालत देखो, नाला बिल्कुल साफ नहीं हुआ, उसमें इतनी गंदगी है और कोई हिसाब ही कोई नहीं। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से यहाँ पे चौक फाटा चौक की हालत को कुछ नहीं देखा गया, इसको बिल्कुल बेनजर किया गया। गुलिस्तान माध्यम के चैनल से मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप यहाँ पे दौरा कीजिए, यहाँ का मौका देखिए। यहाँ की हालत इतनी खतर बतर है कि कोई बात ही नहीं। यहाँ के कॉर्पोरेटर जो मौजूदा कॉर्पोरेटर हैं वो यहाँ के इन्होंने एक बार भी आके यहाँ नहीं देखा। हम यहाँ चौक के अंदर 3-4 लाइटें हैं, एक भी लाइट नहीं जलती है। पूरी रात यहाँ अंधेरा रहता है, कभी कोई एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी कोई कुछ हो रहा है। ऐसे कितनी परेशानी हो रही है। यहाँ आने जाने के लिए भी बड़ा मुश्किल है, अंधेरा रहता है, जब देखो अंधेरा रहता है। कोई कॉर्पोरेटर जो जहाँ से जीता हुआ जहाँ इधर कभी वो चक्कर भी नहीं लगाता है, कभी आता ही नहीं है यहाँ पर। स्मार्ट सिटी की बातें करते हैं लेकिन यहाँ पर स्मार्ट छोड़ करके जहाँ लाइटें तक ठीक नहीं कर सकते, स्मार्ट सिटी किसने बनानी है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।